अस्सलाम वालेकुम। BSN फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नोन एज एनेस्थेटिक ड्रग्स। सो एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे आज इस चैप्टर में। कुछ हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में है कि एनेस्थीसिया क्या होता है और एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं और स्टेजेस हैं। जब आप किसी पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनको समझेंगे। फिर कुछ होते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स, कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, कुछ आप मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस करना है। जब आप किसी पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं जानने के लिए। नर्सिंग केयर के हवाले से आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, क्लाइंट की या पेशेंट सेफ्टी पता होनी चाहिए। कुछ एडजंक्टिव ड्रग्स होती हैं, एनेस्थीसिया के साथ साथ कुछ और भी मेडिकेशन पेशेंट को देनी पड़ती है। उन तमाम मेडिसिन का रैशनेल आपको पता हो। इसके अलावा नर्सिंग रोल इन रिलेटेड टू एनेस्थेटिक्स आप जानते हो और इंडिकेशंस वगैरह आपको पता हो। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, कौन कौन सी ड्रग डोजेज वगैरह है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा इस चैप्टर का। अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर को मैंने एक स्लाइड में समराइज़ किया है आपकी आसानी के लिए। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ आपको बताई जाती है ना, वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनेस्थीसिया। कि बेसिकली एनेस्थीसिया होता क्या है, डेफिनेशन क्या है एनेस्थीसिया की, टाइप्स क्या हैं और स्टेजेस क्या हैं। तो ये तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज है एनेस्थीसिया का। जब आपको एनेस्थीसिया का बेसिक नॉलेज पता चल जाए उसके बाद फिर आप कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स समझते हैं कि एनेस्थीसिया तो आपको पता चल गया कि ये वाली मेडिसिन हैं और इस तरह से एनेस्थीसिया आता है। लेकिन फिर पेशेंट के हवाले से भी कुछ बातें पता होनी चाहिए कि किस पेशेंट को कौन से वाला एनेस्थीसिया देना है और किस प्रोटोकॉल के थ्रू एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। और तीसरा पार्ट होता है फिर आप मेडिसिन की बात करते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स को अलग करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स को अलग करते हैं और फिर इन दोनों का एक कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन लेक्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये होल चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट 1 में हम इन 2 चीज़ों को समझेंगे कि आपके पास जनरली एनेस्थीसिया होता क्या है और पेशेंट के हवाले से कुछ फैक्टर्स। और लेक्चर का जो दूसरा पार्ट होगा वो फिर आपको मेडिसिन के बारे में हम बताया जाएगा। स्टार्ट लेंगे लेक्चर का। सबसे पहले है एनेस्थीसिया होता क्या है। तो दरअसल ये एक ग्रीक वर्ड है यूनान का और 2 लफ्जों का मजबूआ है, एक है एन और दूसरा एस्थीसिया। तो जो एन वर्ड है, एन एन का मतलब होता है विदाउट और एस्थेसिस का मतलब होता है सेंसेशन। तो मतलब विदाउट सेंसेशन, बेसुन हो जाना, यानी कि कोई चीज भी सेंस ना करना, इसको एनेस्थीसिया कहते हैं। और वैसे मेडिसिन में अगर बात की जाए एनेस्थीसिया क्या है, तो प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस आइदर बाय इंजेक्शन और इनहेलेशन। यानी किसी पेशेंट को मेडिसिन देना, चाहे इनहेल करवा दो या इंजेक्ट करवा दो, वो मेडिसिन जो क्या करे, ब्लॉक द फीलिंग ऑफ पेन, यानी एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, दर्द का जो सेंसेशन है खत्म कर दे, या प्रोड्यूस अ डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की एक ऐसी स्टेट की जो बिल्कुल डीप स्टेट हो, बेहोश हो इंसान, वो स्टेट प्रोड्यूस करना। और तीसरी चीज, एलिमिनेट ऑल द सेंसेशन, तमाम सेंसेशंस जो हैं वो खत्म कर देना। यानी एक ऐसी मेडिकेशन, चाहे आप इनहेलेशनल दें या इंजेक्शन के थ्रू दें, ऐसी मेडिकेशन जो क्या करे, तमाम सेंसेशंस को बंद करवा दे, अनकॉन्शियसनेस पैदा कर दे और पेन की सेंसेशन को भी बंद करवा दे। क्यों आपने ये क्यों करना है किसी पेशेंट में, क्यों ये सारी सेंसेशंस बंद करवानी है? क्योंकि आपने पेशेंट को डालना है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। एक पेशेंट जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के लिए डालना है ताकि उसको कोई डिस्ट्रेस ना हो, कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। तो ये एक पूरा कंसेप्ट है एनेस्थीसिया का। बेसिकली इस पूरे पिक्चर को एक छोटे से सेंटेंस में अगर हम मिलाएं, ऐसी मेडिकेशन जो इनहेलेशनल या इंजेक्शन के जरिए दी जाए
जो एक पेशेंट को अनकॉन्शियस कर दे, ताकि वो पेशेंट सर्जरी में जाए तो उसको किसी तरीके की तकलीफ ना पहुंचे। इस तरह के कंसेप्ट को या प्रोसीजर को हम एनेस्थीसिया कहते हैं। और इन मेडिसिन्स जो एनेस्थीसिया पैदा करती हैं उनको कहा जाता है एनेस्थेटिक्स। अब एनेस्थीसिया क्या है? इट इज अ फार्माकोलॉजिकली इंड्यूस्ड रिवर्सिबल स्टेट ऑफ एमनीजिया, एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, लॉस ऑफ स्केलेटल मसल रिफ्लेक्सेस और डिक्रीज्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स और ऑल साइमल्टेनियसली। क्या होता है? एनेस्थीसिया को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन किया गया, ये फार्माकोलॉजिकली इंड्यूस्ड है, यानी मेडिसिन के जरिए एनेस्थीसिया इंड्यूस किया जाता है। और ये है क्या? स्टेट ऑफ एमनीजिया, यानी यहाँ पे इंसान सब कुछ भूल जाता है। एनाल्जेसिया, कोई दर्द महसूस नहीं करता। लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करता। मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, किसी चीज को रिस्पॉन्स नहीं करता। और ये तमाम चीजें साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही वक्त में ये सारे इफेक्ट्स आते हैं, एक ही वक्त में तमाम इफेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली। फिर कहते हैं, एंड अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है? रिवर्सिबल लैक ऑफ अवेयरनेस। रिवर्सिबल का मतलब कि वापस आप अवेयरनेस की कंडीशन में आते हो, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस, एनेस्थीसिया क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, अपनी अवेयरनेस से बिल्कुल गाफिल हो जाना, बिल्कुल सो जाना। अ टाइप ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। इसके अलावा जनरल एनेस्थेटिक में अगर पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया पैदा करना हो, जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, तो पूरी बॉडी में अवेयरनेस नहीं रहती। या लैक ऑफ अवेयरनेस इन पार्ट ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के एक पार्ट में जहां सर्जरी होनी, जैसे हाथों में होनी है, उंगली में, टांग में सर्जरी होनी है, तो किसी एक पार्ट में अवेयरनेस खत्म करना, दैट वुड बी कॉल्ड लोकल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया। या पूरे जिस्म में एनेस्थीसिया पैदा करना तो जनरल एनेस्थीसिया। खैर, इसकी टाइप्स पे जब आएंगे तो इस बात को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। द प्री एग्जिस्टिंग वर्ड एनेस्थीसिया, जो कि सजेस्टेड किया था ओलिवर वेंडल ने, बड़ा पुराना है ये, 19वीं सदी का, 1846 में पहली बार ये वर्ड यूज हुआ था। और एक मेडिसिन की, एमबीबीएस की पूरी ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एज एनेस्थीसियोलॉजी। एफसीपीएस होता है एनेस्थीसिया में। Nurses working in this area have to acknowledge and skill to care for the patient who is being given pre-medication under anesthesia and recovering. तो वो नर्सेज जो एनेस्थीसिया वार्ड में काम कर रही हैं या सर्जिकल वार्ड में काम करते हैं, उनके लिए लाजमी है कि उनको एनेस्थेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। और एनेस्थेटिक्स के साथ साथ कुछ प्री मेडिकेशंस होती हैं जो एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने में और बाद में रिकवर करने के लिए लाजमी होती हैं। तो इन तमाम मेडिसिन का नर्सेज को नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, जो एनेस्थीसिया की मेडिसिन है ना, वो दो तरह की होती हैं। एक होते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स, एक होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। सो ये वही एक स्लाइड को रिपीट कर दिया गया कि एनेस्थीसिया की दो टाइप्स हैं, जनरल, लोकल और रीजनल। तीनों में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, एनेस्थीसिया का ताल्लुक है डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से। तो फर्ज कीजिए ये आपका ब्रेन है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फर्क क्या है? अगर आपने पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना है, पूरी बॉडी में, तो आप यूज करते हैं जनरल एनेस्थीसिया, जिसका ताल्लुक है ब्रेन से, यानी स्टार्ट होगा ब्रेन। अगर आपने किसी बॉडी के एक पार्ट में, फर्ज कीजिए कि टांग में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना है, यानी टांग के किसी एक पार्ट में, तो फिर आप पूरी बॉडी पे नहीं जाते, ब्रेन पे नहीं आते, आप आते हो लोकल। लोकल भी दो तरह का, एक है लोकल, एक है रीजनल। रीजनल एनेस्थीसिया होगा तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे एनेस्थीसिया देंगे, लोकल होगा तो डायरेक्टली मस्कुलर लेवल पे एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो ये फर्क है तीनों में। लोकल बिल्कुल ही स्मॉल एरिया है, रीजनल थोड़ा ब्रॉडर एरिया है, और जनरल पूरी बॉडी है। तो रीजनल भी अगर देखा जाए ना, जो स्पाइनल कॉर्ड पे देते हैं, वो भी उसमें दो चीजें आती हैं, एक है आपके पास एपिड्यूरल और एक है स्पाइनल। एपिड्यूरल जो है वो एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है, जबकि स्पाइनल जो है वो फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस में दिया जाता है। इनको भी मैं आगे ज्यादातर फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अगर देखा जाए तो ये जो पूरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना,
इसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। कभी एनाटॉमी में आपने पढ़ा हो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर, सबसे आउटर मोस्ट। फिर एक होती है एरेक्नॉइड मैटर, ये फिर बिल्कुल मिडल में होती है। और सबसे इनर मेम्ब्रेन होती है पाया मैटर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर साइड है उसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। हम इन लेयर्स को नाम देते हैं मेनिंजिस का, मेनिंजिस। तो अगर आप बिल्कुल ड्यूरा मैटर के पास कोई एनेस्थीसिया दे रहे हो तो वो होगा एपिड्यूरल, और अगर आप सब एरेक्नॉइड स्पेस में कोई मेडिसिन दे रहे हो तो वो होगा स्पाइनल। तो रीजनल भी 2 तरह का है, एपिड्यूरल और स्पाइनल। सो आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि एनेस्थीसिया 3 तरह का है। ब्रेन में दे दिया जाए ब्रेन के लेवल पे जनरल, स्पाइनल लेवल पे दिया जाए रीजनल, और बिल्कुल मस्कुलर लेवल पे दे दिया जाए तो लोकल। तो ये इस तरह से क्लासिफाइड है। अब हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया की। इट इज द इनहिबिशन ऑफ सेंसरी, मोटर एंड सिंपैथेटिक नर्व ट्रांसमिशन एट द ब्रेन लेवल। बिल्कुल ब्रेन लेवल, टॉप लेवल पे एनेस्थीसिया देना इज द जनरल एनेस्थीसिया। यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस आती है, बंदा बिल्कुल बेहोश हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया देती क्यों है? फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स टू मेक द पेशेंट अनअवेयर या अनरिस्पॉन्सिवनेस टू पेन स्टिमुलाई। अगर एक मेजर सर्जरी होनी है तो आप जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेशेंट बिल्कुल ही अनकॉन्शियस रहे। लोकल एनेस्थीसिया की जब बात है तो वो क्या करती है? इनहिबिट करती है इंपल्स जनरेशन। इंपल्स जनरेशन आपको पता है नर्व लेवल पे होता है, न्यूरॉन के लेवल पे, नर्व लेवल पे। तो वो लोकल एनेस्थीसिया है, वो सेंसरी नर्व्स में दी जाता है लोकली, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, कोई पेनफुल प्रोसीजर होना हो, वो परफॉर्म करना हो, या डेंटल ऑपरेशंस हैं। अब जिसको डेंटल प्रोसीजर करवाना है उसको फिर पूरी बॉडी में अनकॉन्शियसनेस जरूरत नहीं है, वो एक छोटा प्रोसीजर है, तो उसके लिए आप लोकली उस टिश्यू में एनेस्थीसिया दे देते हो। And drugs producing the local anesthesia we call them local anesthetics like Procaine है, Lidocaine है, Bupivacaine वगैरह वगैरह ना। तो ये क्या करते हैं? लोकल एनेस्थीसिया जो होता है वो सेंसरी परसेप्शन को बंद कर देता है, आप कुछ सेंस नहीं कर पाते। जिस तरह के टूथ एक्सट्रैक्शन हो गई, यूरिनरी ब्लेडर में कोई एनेस्थीसिया देना हो, तो दिस आर लोकल एनेस्थीसिया। अब आता है रीजनल एनेस्थीसिया। ये भी आपका ब्रेन से कम लेवल पे है, लेकिन थोड़े बड़े पार्ट में अगर एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना है तो रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, दैट इज रेंडर्स टू अ लार्जर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये 2 तरह का है, स्पाइनल और एपिड्यूरल। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर जो बिल्कुल अटैच होता है। तो एपिड्यूरल स्पेस में देना यहाँ पे, दैट वुड बी कॉल्ड आपके पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। जबकि एरेक्नॉइड मैटर के नीचे सब एरेक्नॉइड स्पेस में देना, दैट वुड बी कॉल्ड स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो ये रीजनल एनेस्थीसिया होता है। नाउ स्पाइनल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है ना, दैट इज 5% लिग्नोकेन सोल्यूशन देते हैं, 5% और 1.8 ml ये उसकी डोज है। कंसंट्रेशन इज 5 ml, 1.8 ml डोज देते हैं इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। इसमें कुछ लिग्नोकेन के अलावा भी ड्रग्स आ सकते हैं, जैसे सिंकोकेन, प्रोकेन, एमिथोकेन वगैरह दी जाती है। इसकी एक प्रॉब्लम है, ये सीवियर हाइपोटेंशन भी कॉज कर सकती है, ये इसकी प्रॉब्लम है। सो मोस्टली लिग्नोकेन दी जाती है। एपिड्यूरल स्पेस में देनी हो तो आप 1 to 2% लिग्नोकेन सोल्यूशन देते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, 1 to 2% सोल्यूशन जो आपके पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है। इससे क्या होता है? इट ब्लॉक्स द नर्व्स विद ट्रेवर्सेस द एपिड्यूरल स्पेस। सो बेसिकली एपिड्यूरल स्पेस में ये देते हैं, एंड इट आल्सो कॉज हाइपोटेंशन विच इज लेस सीवियर देन स्पाइनल एनेस्थीसिया। यानी स्पाइनल लेवल पे देंगे तो ज्यादा सीवियर है, एपिड्यूरल स्पेस पे देंगे तो थोड़ा कम सीवियर है। तो अगर ज्यादा सीवियर सर्जरी है तो फिर आप स्पाइनल पे जाएंगे, थोड़ी माइनर है तो फिर आप एपिड्यूरल पे आते हैं। एंड फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन, जो लंबे प्रोसीजर्स होने होते हैं, तो आपको इवन कैथीटर भी पास करना पड़ जाता है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड जो सर्जरीज होती है लंबे अरसे तक,
अक्सर पेशेंट बीच में रिकवर होते हैं, तो आप एक टाइम टू टाइम एनेस्थीसिया देने के लिए कैथीटर पास कर देते हैं ताकि बार बार फिर आप एनेस्थीसिया दे सकें। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है वो है स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, जब आप एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को देते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं आ जाता, उसकी 4 स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1 इज एनाल्जेसिया, स्टेज नंबर 2 एक्साइटमेंट, स्टेज नंबर 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया और स्टेज नंबर 4 होता है फिर मेडलरी पैरालिसिस। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस आती हैं एनेस्थीसिया की। अगर आप देखें स्टेज नंबर 1 क्या है, एनाल्जेसिया में बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, यानी आपने किसी को मेडिसिन दी एनेस्थेटिक, तो आपका मकसद क्या था, पेन सेंसेशंस खत्म हो जाना ताकि उसको पेन फील ना हो। दूसरा होता है ड्राउजीनेस, नींद आना शुरू हो जाती है उसे। और फिर एमनीजिया एंड रिड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ पेन। एमनीजिया तो मतलब जिस तरह वो सब कुछ भूल जाता है, और पेन अवेयरनेस खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, उसको फिर दर्द महसूस नहीं होता। फिर एक दूसरी स्टेज आती है, स्टेज नंबर 2, दैट इज एक्साइटमेंट। अब ये एक्साइटमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि आपने क्या किया है, किसी को एनेस्थेटिक दी है, वो ड्राउजी हो गया, पेन सेंसेशन खत्म हो गई, तो खुद से बॉडी में क्या आता है, डिलीरियम। डिलीरियम का क्या मतलब है, डिलीरियम होता है कि ये आपके पास मोटर हाइपर एक्टिविटी होती है। ठीक है, यानी जो आपका पेशेंट है वो डिलीरियस हो जाता है, वो अपने हाथ पैर चलाने लगता है। ठीक है, और जो उसकी ब्लड प्रेशर है, इरेगुलरली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। और इवन यहाँ पे जो है रिस्क फैक्टर है लैरिंगोस्पाज्म, जो लैरिंग्स होती है ना रेस्पिरेटरी में ट्रैक में जो लैरिंग्स है उसमें स्पाज्म भी आ सकते हैं, यानी वो बंद भी हो सकती है। तो ये एक स्टेज आती है। इसके बाद टू शॉर्टन दिस पीरियड, ये जो एक्साइटमेंट की स्टेज है ना, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस पीरियड को शॉर्टन करने के लिए कि कम से कम हो, हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक रैपिड एक्टिंग एनेस्थेटिक देते हैं, जैसे प्रोपोफोल वगैरह हो गई, और आईवी में देते हैं। आईवी पहले किसी को देते हैं रैपिड एक्टिंग, फिर उसके बाद इनहेल्ड एनेस्थेटिक दे देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो बीच में आपके पास एक्साइटमेंट की जो स्टेट है वो बहुत कम टाइम के लिए होगी। फिर असल में आते हैं स्टेज 3, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो जो आपका रियल का एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड है कि किसी की सर्जरी होनी है, उसकी मसल टोन लॉस होनी है, रिफ्लेक्सेस उसके बंद करवानी, यानी कि वो मसल रिलैक्स हो जाएं और आराम से आप सर्जरी परफॉर्म कर सकें। सो दैट इज द आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी, जो थर्ड स्टेज है एनेस्थीसिया की। और इसमें बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है कि आप पेशेंट के साथ ठहरेंगे और उसकी केयरफुली मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि इससे जो हाई लेवल की स्टेज है दैट इज स्टेज 4, वो फिर मेडुलरी पैरालिसिस है, यानी पैरालाइज हो सकता है बंदा। सीवियर डिप्रेशन हो सकती है रेस्पिरेटरी सेंटर की या वेजोमोटर सेंटर, दोनों में से, यानी जो कार्डियोवास्कुलर है और रेस्पिरेटरी है, दोनों की डिप्रेशन हो सकती है, यानी दोनों ही सप्रेस हो सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक कंडीशन बन सकती है, इवन डेथ भी कॉज हो सकती है। तो चौथी स्टेज जो है वो मेडलरी पैरालिसिस है। आपके पास जो आइडियल स्टेज है वो थर्ड स्टेज है, कि थर्ड स्टेज को मेंटेन रखें आप। तो बेसिकली क्लिनिकल लेवल पे क्या होता है, सबसे पहले जो है स्टेज 1 जो कि इंडक्शन था, जिसको एनाल्जेसिया का नाम दिया, आप इंड्यूस करते हो, एनेस्थीसिया को इंड्यूस करते हो। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है आप मेंटेन रखते हो, एक स्पेसिफिक स्टेट को मेंटेन रखते हो, मेंटेनेंस है कि इसको मेंटेन रखें ताकि जल्दी सर्जरी परफॉर्म हो सके। और जब सर्जरी हो जाए फिर पेशेंट को वापस रिकवर करना होता है, यानी थर्ड स्टेज होती है रिकवरी की। तो सबसे पहले क्या होता है, इंडक्शन है, यानी वो टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम जिसमें क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, यानी स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक जितना टाइम बीच में लगता है इसको हम कहते हैं इंडक्शन टाइम। क्योंकि स्टेज 3 में फिर आपके पास एक एनेस्थीसिया वाली स्टेट आ जाती है, दिट इज कॉल्ड एज इंडक्शन टाइम। ठीक है, अब इंडक्शन टाइम जो होता है वो अक्सर आईवी एनेस्थेटिक्स के साथ आता है, और उसके बाद आईवी एनेस्थेटिक्स में जैसे कि थायोपेंटोन सोडियम या प्रोपोफोल वगैरह आती हैं।
फिर आती मेंटेनेंस स्टेज कि आपने फिर इस एक स्पेसिफिक स्टेज को मेंटेन रखना है ताकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेंटेन रहे और आप सर्जरी परफॉर्म कर सकें। तो आपने क्या करना है, सस्टेन करना है स्टेट ऑफ एनेस्थीसिया। यूजुअली कैसे करते हैं, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड आती है या हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स गैसेस हैं, ये आती हैं और एक एनेस्थीसिया की स्टेट को मेंटेन करते हैं। और जब सर्जरी हो जाती है फिर उसके बाद पेशेंट ने रिकवर होना होता है। तो एट द एंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर क्या होना है, आप एडमिनिस्टर करते हैं एनेस्थेटिक, ऐसी ड्रग्स जो एनेस्थीसिया को स्टॉप कर दें, ठीक है, यानी एनेस्थीसिया मजीद नहीं देंगे और कॉन्शियसनेस वापस आ जाए। आप कोशिश करेंगे कोई ऐसे तरीके करेंगे, ऐसे मेडिसिन देंगे कि बंदा वापस कॉन्शियस हो जाए। तो प्रैक्टिकली जिस पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है सबसे पहला काम है इंडक्शन, दूसरा काम है मेंटेनेंस और आफ्टर सर्जरी तीसरा काम होगा रिकवरी का। अब इसके बाद जो आपके पास टॉपिक है दैट इज जनरल एनेस्थेटिक्स। सो व्हाट आर जनरल एनेस्थेटिक्स ना, सो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है, दीज आर द ड्रग्स व्हिच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि जनरल एनेस्थेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो तकरीबन कंप्लीट बॉडी की कॉन्शियसनेस को खत्म कर देते हैं और ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी बंदा वापस कॉन्शियस लेवल पे आ सकता है। फिर है दीज ड्रग्स आर जनरली एडमिनिस्ट्रेड बाय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, यानी ये खुद से नर्स एडमिनिस्टर नहीं करते। जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जिसने एनेस्थीसियोलॉजी की हो वही डॉक्टर ये एडमिनिस्टर करता है। और ये तो जनरल एनेस्थेटिक्स है, कुछ होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। ये वो ड्रग्स हैं जो टॉपिकल एप्लीकेशन से भी लगाई जाती है, बॉडी के ऊपर से लगाई जा सकती हैं या लोकली इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन, किसी एक जगह की सेंसरी परसेप्शन खत्म हो जाती है, पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया नहीं लेके आ रहे। स्पेशली कहीं पे पेन हो रहा है तो वो पेन खत्म हो जाता है, कोई लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द बॉडी तो वहां पे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। सो मेडिसिन जो है जनरल एनेस्थीसिया की जो मेडिसिन है, सबसे पहला अगर देखिए इनहेलेशनल भी है और इंट्रावीनस भी है। एज वी सेड कि इंट्रावीनस वो हैं जो इंडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इंडक्शन के लिए, और इनहेलेशनल में देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है जो मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये जनरल एनेस्थेटिक्स है। जो इंट्रावीनस है उसमें इंड्यूसिंग एजेंट्स में 4 ड्रग्स आती हैं जो एनेस्थीसिया को इंड्यूस करती हैं, जैसे थायोपेंटोन, मेथोहेक्सिटोन सोडियम, तीसरी है प्रोपोफोल और चौथी है इटोमिडेट। ये 4 वो मेडिसिन हैं जो एनेस्थीसिया को इंड्यूस करती हैं। फिर इसके साथ कुछ और मेडिसिन भी दी जाती हैं जो इंडक्शन में हेल्प आउट करती हैं कि आप साथ में कुछ मेडिसिन दे दो, जैसे बेंजोडाइजिपीन्स एंड डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलैम या कीटामीन और फेंटेनिल। ये क्या करती है, ये सेडेटिव्स हैं, ये इंसान को नींद दिलाते हैं। तो जब आप सेडेटिव साथ देते हो ना तो इसका फायदा ये होता है कि इंसान को जल्दी एनेस्थीसिया मिल जाता है और लो डोज पर मिल जाता है, यानी फिर आप एनेस्थेटिक ड्रग की हाई डोज नहीं देनी पड़ती जब आप साथ में ये ड्रग्स देते हैं। सेकेंडली जो मेंटेन करने के लिए है, जैसे गैसेस में है नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशनल है और वोलेटाइल लिक्विड्स हैं वो भी इनहेल की जाती हैं, ईथर, हेलोथेन, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन। ये वो मेडिसिन हैं जो फिर एनेस्थीसिया को मेंटेन्ड रखते हैं। सो जनरल एनेस्थीसिया 2 तरह की है, इनहेलेशनल भी है और इंट्रावीनस भी मौजूद है। लोकल एनेस्थेटिक्स की बात करें तो वो भी 2 तरह की हैं, एक होती है अमाइड्स और एक होते हैं एस्टर्स। तो जो अमाइड्स हैं उसके नाम जैसे लाइडोकेन, मेपिवाकेन, ब्यूपिवाकेन, एटिडोकेन, रोपिवाकेन। जबकि एस्टर्स जो है, एस्टर में प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, कोकेन, ये वाली मेडिसिन, दीज आर लोकल एनेस्थेटिक्स। ये पूरी बॉडी में अनकॉन्शियसनेस नहीं पैदा करते। इसके बाद मैंने बात की थी कि ये जो पूरा चैप्टर है इसके 3 हिस्से हैं। सो एक हिस्से में तो आपने ये पढ़ा कि एनेस्थीसिया होता क्या है, इंड्यूस कैसे किया जाता है और टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट है कुछ फैक्टर्स जो कि पेशेंट रिलेटेड हैं, यानी कभी किसी बंदे को एनेस्थीसिया देना हो तो चंद एक फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। जब भी आपने कोई एनेस्थेटिक ड्रग चूज करनी होती है तो कुछ ना कुछ आप क्या करते हैं, पेशेंट के बारे में जानते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, कुछ पेशेंट की फिजियोलॉजी,
पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजिकल स्टेट क्या है पेशेंट का, ये देखना लाजमी होता है कि पेशेंट को नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है या कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा। अब पेशेंट फैक्टर्स क्या हैं? दो मेजर फैक्टर्स हैं। नंबर वन तो आपने क्या चेक करना है पेशेंट का, ऑर्गन सिस्टम, और नंबर टू आपने चेक करना है कंकमिटेंट यूज ऑफ ड्रग्स। पहली बात तो जब किसी को एनेस्थीसिया देना हो, पहले कंफर्म कीजिए उसका ऑर्गन सिस्टम नॉर्मल है कि नहीं है, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक काम करता है, रेस्पिरेशन में कोई मसला नहीं है, लिवर और किडनी सही से काम करती है, नर्वस सिस्टम साउंड है, सही काम करता है, प्रेगनेंसी तो नहीं है कहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एनेस्थीसिया नहीं देते। दूसरे कंकमिटेंट यूज ऑफ ड्रग्स कि कोई ऑलरेडी पहले से तो कोई ड्रग नहीं ले रहा, कोई मल्टीपल ड्रग्स ना हो, कोई नॉन एनेस्थेटिक ड्रग ले रहा हो, वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अपनी ये सारी बातें कंफर्म करनी होती हैं। जैसे ऑर्गन सिस्टम में ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो एनेस्थेटिक एजेंट्स पता है क्या करते हैं? एनेस्थेटिक एजेंट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनेस्थीसिया ने क्या करना है, पूरी बॉडी को सेंसेशन उसकी कम कर देनी है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी सप्रेस हो जाता है। खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट है जिसको इस्कीमिक इंजरी है, यानी कहीं पे टिश्यू में ब्लड फ्लो कम हुआ है जिसकी वजह से उसके टिश्यू में इंजरी आ गई है, तो इस्कीमिक इंजरी हो सकती है अगर कहीं पे परफ्यूजन कम हो, यानी कहीं पे प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बैड इफेक्ट आया है, हाइपोटेंसिव एपिसोड आ गया है, तो इसकी वजह से पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जो ड्रग है एनेस्थेटिक, उसने पेशेंट का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है डिस्टर्ब कर दिया है। सो ट्रीट कैसे करते हैं? फिर आप ट्रीट के लिए वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस देते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे। हेलोथेन आपके पास ऐसी मेडिसिन है जो स्पेसिफिकली हार्ट को सेंसिटाइज करती है, एरिथमोजेनिक इफेक्ट आती है, यानी एरिथमिया पैदा करती है, ड्रग आपके पास है हेलोथेन। सो देखिए हेलोथेन वो ड्रग है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम करती है, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। अच्छा, अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं जैसे एस्थमा या एजमा, ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो ये क्या करती है, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया को बहुत डिफिकल्ट बना देती है। फिर आपने क्या करना होता है, जब आपने एनेस्थेटिक इनहेल किया है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत डिस्ट्रेस पैदा हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आईवी एनेस्थेटिक्स हो या ओपियोइड रिसेप्टर सप्रेशन हो, ओपियोइड्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सप्रेस कर सकती हैं, और दीज इफेक्ट्स में इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, यानी अगर किसी बंदे का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सप्रेस हो गया है तो वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी और ब्लड में ऑक्सीजनेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, इसी वजह से फिर आप जो है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का शिकार भी बन सकते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक है। फिर लिवर और किडनी, अब क्या होता है, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, किडनी से वो एलिमिनेट होती है, सो आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन जो एनेस्थीसिया की क्लियरेंस है, क्लियरेंस जो करता है, माइट बी अफेक्टेड बाय एनेस्थेटिक टॉक्सिन्स, देयर फिजियोलॉजी मस्ट बी कंसिडर्ड। तो कभी भी किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देना हो तो लिवर और किडनी का फंक्शन लाजमी कंफर्म कीजिए उसका। नर्वस सिस्टम के उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली साउंड है या नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, माइस्थीनिया ग्रेविस या प्रॉब्लम्स हो सेरिब्रल सर्कुलेशन में, कोई ऐसी प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं होनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी आपने ये ड्रग नहीं देनी होती, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो क्या करता है, ए प्लास्टिक एनीमिया, बच्चे में खून की कमी ले आते हैं, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और खून की कमी आ जाएगी। बेंजोडाइजिपीन्स भी अगर कोई लेता है सोने के लिए तो ओरल क्लेफ्ट बन सकता है फीटस में, यानी फीटस की जो ओरल कैविटी होती है उसके बिल्कुल बीच में एक डिवीजन आ जाती है जिसको ओरल क्लेफ्ट कहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बनती है। अच्छा, कंकमिटेंट यूज ऑफ ड्रग्स, यानी एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ साथ आप और ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो एनेस्थीसिया में आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो ये कुछ एजेंट्स हैं, ड्रग्स हैं जो मल्टीपल एजेंट्स हम जिनको कहते हैं, ये इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में हेल्प आउट करता है, यानी किसी को आपने एनेस्थीसिया दिया है तो एनेस्थीसिया को इंड्यूस करना
या जल्दी एनेस्थीसिया करवाना, ये काम होते हैं कंकमिटेंट ड्रग्स का। दे मे एनहांस एडवर्स इफेक्ट्स ऑल्सो, तो इनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो कंकमिटेंट यूज जो है एडिशनल नॉन एनेस्थेटिक ड्रग्स, जो मजीद आप एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि ओपियोइड अब्यूजर्स हैं। ओपियोइड अब्यूजर्स बहुत ही इंटॉलरेंट होते हैं टू ओपियोइड्स। अगर पहले से ही वो ओपियोइड्स ले रहे थे ना और फिर आप उनको एनेस्थीसिया दे रहे हो, तो वो एनेस्थीसिया उनको नहीं इफेक्ट करता, क्योंकि वो पहले से ही ओपियोइड अब्यूजर्स हैं। कुछ और कंडीशंस जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या होता है बेसिकली कि जब एक बंदा सो रहा होता है ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से नींद के दौरान उसको जो है सांस बंद हो जाता है उसका। तो ऐसे कंडीशन में एनेस्थीसिया को आप नहीं दे सकते। फिर कहीं पे हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या लंग्स की कंडीशन है, वंस अगेन एनेस्थीसिया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में एनेस्थीसिया नहीं देते। अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग अगर कोई करता है तो एनेस्थीसिया नहीं देते। इवन रिएक्शंस हो सकते हैं, एनेस्थीसिया के रिएक्शंस हो सकते हैं बॉडी के साथ। और मेडिकेशंस जो है वो ब्लीडिंग इंक्रीज करते हैं, जैसे एस्पिरिन है, तो ऐसी मेडिसिन भी एनेस्थीसिया के साथ मिला के नहीं देनी होती। ड्रग एलर्जीज भी हो सकती है और डायबिटीज, इनका भी बहुत प्रॉब्लम आ सकता है विद पेशेंट। अच्छा, रैशनेल क्या है? आप एनेस्थेटिक्स के अलावा कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं? जैसे सिडेशन के लिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस और एमनीजिया के लिए नहीं, इस लैक ऑफ अवेयरनेस लाना, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करना, उसके अलग मेडिसिन हैं। और अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस, यानी खुद से वो हाथ पैर मारते हैं, ये आपने बंद करवाना है। और पेन को किल करना है, एनाल्जेसिया लेके आना है। तो मेडिसिन हैं जो इस तरह का इफेक्ट लाती हैं। एंड बिकॉज नो सिंगल एजेंट कैन प्रोवाइड ऑल दोज बेनिफिट्स, यानी एक ही ड्रग के साथ नहीं आते, तो आपको सेवरल ड्रग्स इस्तेमाल करनी पड़ती है, यानी एक से ज्यादा ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। अब अगर आप देखें को कौन कौन सी मेडिसिन हैं कि जिस बंदे को एनेस्थीसिया देना है उसको पहले कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। सबसे पहले तो एंटासिड्स दिए जाते हैं, हिस्टामिन H2 ब्लॉकर्स और एंटी हिस्टामिन यानी H1 ब्लॉकर्स, तो ये दी जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा बेसिकली, इससे एक तो एसिडिटी कम हो जाएगी, दूसरा एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं आएंगे। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट्रोपिन है, ग्लाइकोपायरोलेट है, इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेडिकार्डिया और सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड्स, इस दौरान भी आपने जो मेडिसिन यूज करनी होती है, जैसे एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। एंटीएमेटिक्स जैसे कि ऑन्डनसेट्रॉन एंटीएमेटिक है, वो क्या करती हैं, वो स्टमक के एस्पायरेशन को रोकती हैं ताकि आपको उल्टियां ना आए, उसको रोकती हैं। फिर है बेंजोडाइजेपिन्स, जैसे डाइजिपाम वगैरह, वो आपकी एंजाइटी को रिलीव कर देता है। आप ऑपरेशन करने आए हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, तो बेंजोडाइजेपिन आपकी एंजाइटी खत्म कर देते हैं। ओपियोइड्स जैसे फेंटेनिल वगैरह, वो भी एनाल्जेसिया कॉज करते हैं, यानी पेन किलिंग का इफेक्ट है। और कुछ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं जो मसल्स जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं और मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो इंट्यूबेशन में भी हेल्प करते हैं और रिलैक्सेशन में भी। इंट्यूबेशन मतलब कि किसी पेशेंट के अंदर ट्यूब पास करवाना, दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूबेशन। अच्छा, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स, जो स्केलेटल मसल को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। सो आपके पास ड्रग है पेनिक्यूरोनियम, एट्राक्यूरिम और सक्सिनाइल कोलिन। ये क्या करती हैं, स्केलेटल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स करवा देती हैं। अच्छा, ये कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहला आपके पास यहाँ पे कि बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं, एंजाइटी को कम करते हैं। फिर आपके पास है H2 ब्लॉकर्स, गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम कर लेंगे। फिर आपके पास है एंटीहिस्टामिन, यानी जितने भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होंगे तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। फिर है एस्पायरेशन या उल्टियां आने को प्रिवेंट करना, तो उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है भाई, एंटी एमेटिक देखिए ग्रेविनेट वगैरह। फिर आपके पास क्या है, प्रोवाइड एनाल्जेसिया, यानी पेन किलिंग का इफेक्ट भी लेके आए। और फिर आप, अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है वो फिर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, तो ब्रेडिकार्डिया के लिए आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। और लास्ट में आपके पास क्या है, जो इंट्यूबेशन है,
यानी स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करते हैं, तो कोई ट्यूब वगैरह पास करनी हो पेशेंट के लिए बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो इंट्यूबेशन के लिए भी बहुत सी आसानी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट फिर आपको ये पता चलेगा कि अच्छा जनरल एनेस्थेटिक्स कौन कौन सी ड्रग्स हैं और वो क्या क्या करती हैं, लोकल एनेस्थेटिक कौन कौन सी ड्रग्स हैं क्या क्या करती हैं, और दोनों का आपस में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ताकि आपको इन दोनों का फर्क समझ में आ जाए। सो दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनेस्थेटिक्स, और नेक्स्ट वीडियो होगी अबाउट लेक्चर पार्ट बी, इसी चैप्टर का लेक्चर बी होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।